गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बैलेंस एआई इनोवेशन एंड कॉपीराइट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे एआई और एलएलएम्स का राइज हो रहा है, कंसर्न्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं कि वो कॉपीराइट कंटेंट का यूज़ करते हैं एआई की ट्रेनिंग के लिए बिना कंसेंट या रेम्यूनरेशन के। तो ग्लोबली इससे लिटिगेशन ट्रिगर हो रहे हैं, पॉलिसी डिबेट्स आ रही हैं, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी आ रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भी एक कमेटी बनाकर एक वर्किंग पेपर रिलीज़ किया है जो प्रपोज कर रहा है कि स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि बैलेंस हो सके एआई की इनोवेशन और कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो पहले तो समझ लेते हैं एलएलएम्स क्या है। एलएलएम्स बेसिकली क्या है? एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो रिकग्नाइज और जनरेट करता है टेक्स्ट को अमंग अदर टास्क, और ये ट्रेन किए जाते हैं ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा पर। बेसिकली मशीन लर्निंग बेस्ड होते हैं ये। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एलएलएम जिसमें कि इतने डेटा या फिर इतना एग्जांपल्स डाले जाते हैं कि वो रिकग्नाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज को या बाकी के कॉम्प्लेक्स डेटा को। तो एलएलएम्स बेसिकली एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे कैरेक्टर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर फंक्शन करते हैं। एलएलएम्स को फर्दर फाइन ट्यून भी किया जाता है और प्रॉम्प्ट ट्यून किया जाता है पर्टिकुलर टास्क के लिए, जो कि प्रोग्रामर उनको चाहता है कि वो करें। अब एलएलएम्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस लैंग्वेज टास्क, जैसे कि आंसर करना क्वेश्चंस को, समराइज करना टेक्स्ट को, ट्रांसलेट करना बिटवीन लैंग्वेजेस और कंटेंट राइटिंग। बिजनेसेस जो हैं एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करके इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को। अब एलएलएम्स जो है वो मल्टी मॉडल भी बनते जा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि बाकी की मीडिया पे भी वर्क कर लगते हैं, इसलिए अब इनको हम फाउंडेशनल मॉडल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्विक डेफिनेशंस भी दी हैं, जैसे मशीन लर्निंग क्या होता है? सबसेट ऑफ एआई जहाँ पर डेटा प्रोग्राम में डाला जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके फीचर्स इन दैट डेटा को। डीप लर्निंग बेसिकली क्या होता है कि अपने आप को वो ट्रेन करते हैं, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली कनेक्टेड नेटवर्क नोड्स हैं जो पास करते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। ओके, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं जो कंटेक्स्ट लर्न करते हैं सेल्फ अटेंशन के थ्रू। तो प्रपोजल ये है कि सभी एआई डेवलपर्स जो है वो रॉयल्टीज़ पे करें कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ करने के लिए वो एआई ट्रेनिंग में। कोई नो इसमें कोई ऑप्ट आउट मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए फ्रीली अवेलेबल कंटेंट का। अब कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया बायलैटरल लाइसेंसिंग डील्स। जैसे हो क्या रहा था कि ओपन एआई जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, एसोसिएटेड प्रेस के साथ बायलैटरल डील्स कर रहा था। तो रीजंस क्या है? हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर होगी, स्मॉल क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स इसमें जो है वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे ऐसे ऐसी डील्स। तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग को एक तरह से माना गया कि वो फेवर करेगा बिग टेक को और बिग पब्लिशर्स को ओनली। तो एक सजेशन ये है कि सी आर सैट ये बना दिया जाए, एक नॉन प्रॉफिट बॉडी जो कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर बनाई जाए, और इसके अंदर इसके फंक्शंस होंगे कि ये रॉयल्टीज़ कलेक्ट करेगी एआई कंपनी से और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग कॉपीराइट होल्डर्स। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन इसका क्या होगा? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, एआई और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है। तो पावर्स इसके पास ये होंगी कि फिक्स कर सके फेयर, ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल रेट्स। शुरुआत में तो फ्लैट रेट प्रेफर्ड किया जाएगा इनिशियली, और एआई डेवलपर्स जो है उनको अपने पुराने ड्यूज भी देने पड़ेंगे। ठीक है। सी आर सैट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फंड्स प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ यूसेज। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा जो न्यूज़ या म्यूज़िक या ऑडियो विजुअल कॉपीराइट होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा इसमें शेयर मिलेगा। अब जब भी कोई लिटिगेशन होगी तो ये मान लिया जाएगा कि कंटेंट ओनर जो है उनका कंसर्न वैलिड है, और जो बर्डन है वो एआई डेवलपर्स पर शिफ्ट हो जाएगा कि उनको मिसयूज़ या नॉन पेमेंट का जो है उसको डिस्प्रूव करना है। अब स्टेक होल्डर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस प्रपोजल को? तो सपोर्टर्स तो इसके कह रहे हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होना चाहिए ट्रेनिंग डेटा में, कंसंट्रेशन ऑफ रॉयल्टीज़ को भी रोकना ज़रूरी है, एक प्रिडिक्टेबल लीगल एनवायरनमेंट होना चाहिए एआई डेवलपमेंट के लिए। नास्कॉम कह रही है कि ये फोर्स रॉयल्टीज़ बेसिकली एक टैक्स ऑन इनोवेशन है एआई के ऊपर। और क्रिएटिव इंडस्ट्री कह रही है कि गवर्नमेंट फिक्स रेट्स जो है वो ग्लोबली अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं इस प्रपोज फ्रेमवर्क में? तो पहले तो स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन करो, बिना उसके तो आप कर नहीं सकते से इम्प्लीमेंटेशन। रॉयल्टी रेट्स को फाइन ट्यून करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल ओवरसाइट ज़रूरी रहेगी ताकि आर्बिट्रेरीनेस रोकी जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डी बंकिंग द मिथ ऑफ इंडियाज राइस डंपिंग इन अमेरिका। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोल दिया है कि इंडिया जो है वो यूएस में राइस को डंप कर रहा है और इससे अमेरिकन फार्मर्स जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं। लेकिन ट्रेड डेटा जो है वो इस क्लेम को होल्ड ही नहीं करता। यूएस जो है कोई मेजर राइस प्रोड्यूसर नहीं है एक्चुअली, फिर भी वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इम्पोर्ट से। यूएस की प्रोडक्शन सिर्फ 7.05 मिलियन टन्स है, और फिर भी यूएस जो है वो 3 मिलियन टन्स जो है एक्सपोर्ट कर देता है और 1.6 मिलियन टन्स इंपोर्ट करता है। यूएस ने लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का राइस जो है 2024 में इंपोर्ट किया, खासकर थाईलैंड से। और इंपोर्ट जो है इंडिया से वो बहुत ही कम थे। डेटा भी दिखाता है कि इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट्स टू यूएस है वो बहुत ही कम है, और यूएस जो है वो फ्लड तो नहीं हो रहा एटलीस्ट इंडियन राइस से, ठीक है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग राइस एक्सपोर्टर है। इंडिया ने लगभग, अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो 12.95 बिलियन डॉलर्स के राइस एक्सपोर्ट किया है। तो इंडिया एक वन ऑफ द जो है इंडिया टॉप ग्लोबल सप्लायर्स में से है। लगभग 40% इंटरनेशनल राइस ट्रेड इंडिया ही कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड। स्ट्रॉन्ग मानसून, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस से नॉन बासमती राइस जो है वो सेक्टर में बूस्ट होता है। इंडिया ने लगभग 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस 2024-25 में प्रोड्यूस किया, और जो कि 28% ऑफ ग्लोबल आउटपुट है। इंडिया करंटली सप्लाई करता है राइस लगभग 172 कंट्रीज को, ठीक है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ये ट्रंप ने क्लेम किया है ये यूएस फार्मर्स को प्लीज करने के लिए था, रादर देन कोई जेन्युइन ट्रेड कंसर्न नहीं था। यूएस को जो है वो इम्पोर्ट चीप लो वैल्यू राइस जो है नहीं करता है इंडिया या थाईलैंड से, वो सिर्फ प्रीमियम एरोमेटिक वैराइटीज इम्पोर्ट करता है, जैसे बासमती या थाई हॉम वाली जैस्मिन। यूएस एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है रादर दैन इम्पोर्ट, और उसके इम्पोर्ट जो है वो सिर्फ हाई वैल्यू स्पेशलिटी राइस होता है। तो जो क्लेम है कि डंप कर रहा है इंडिया चीप राइस अमेरिकन मार्केट में, ये कोई सेंस नहीं है इसमें। तो यूएस का शेयर अगर हम देखें इंडियन एक्सपोर्ट्स में, तो बासमती राइस का तो लगभग 4.5% आता है। मतलब टोटल बासमती राइस का 4.5% यूएस को जाता है, और नॉन बासमती में तो 0.4 से भी कम होता है, जो चीप राइस, सो कॉल्ड चीप राइस जिसको प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। तो यूएस जो है लगभग 1 से 2% ही इंडिया के राइस शिपमेंट को केटर करता है, ठीक है। लेकिन इंडिया का सबसे ज़्यादा जो राइस जाता है वो वेस्ट एशिया में जाता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स भी लगा देते हैं तो भी इंडिया पर इम्पैक्ट उसका कुछ होएगा नहीं, क्योंकि यूएस कोई मेजर राइस मार्केट नहीं है इंडिया के लिए। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो डिपेंडेंट नहीं है यूएस के ऊपर। तो एक्सपोर्ट्स का कहना है कि प्रपोज टैरिफ जो है वो रादर बैकफायर ही करेगा यूएस के ऊपर, क्योंकि टैरिफ जो है वो इंडिया को तो इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है। लेकिन जो ये राइस प्राइजेज हैं ये यूएस हाउस फूड्स के लिए बढ़ा देंगे, उससे कंज्यूमर ज़रूर हर्ट होंगे वहाँ के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स जो है उन्होंने वर्चुअली इनाग्रेट किया है थर्ड सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। तो ये है क्या, एनजीओ की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में, लेकिन एनजीओ से ये स्टेटस ने चेंज करके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है अभी। इसका मैंडेट है हार्मोनाइज करना ग्लोबल मैरीटाइम नेविगेशन सिस्टम्स को, और एक की डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मरीन एड्स टू नेविगेशन के लिए। तो ये सेफ, इकोनॉमिक और एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ वेसल्स इंश्योर करना इसका मोटिव है। एनकरेज करना, सपोर्ट करना, कम्युनिकेट करना रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में, एनहेंस करना म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल ने रिसेंटली ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया है गोवा के नाइट क्लब के मिसिंग ओनर्स के अगेंस्ट। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, एक इंटरनेशनल अलर्ट होता है इंटरपोल के जो कलर कोडेड सिस्टम में, जो अलाउ करता है मेंबर स्टेट्स को कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, रिक्वेस्ट जो है वो फॉर इन्फॉर्मेशन शेयर करें अक्रॉस बॉर्डर्स। एक तरह से ये इंक्वायरी नोटिस होता है कि पर्सन के क्रिमिनल रिकॉर्ड, लोकेशन और उसके आइडेंटिटी को शेयर किया जाए। तो क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने से पहले ही ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजा जाता है।
लेकिन बाकी के टाइप ऑफ नोटिस अगर हम देखें यहाँ पर, तो रेड नोटिस है, येलो नोटिस है, ब्लैक नोटिस है। इसमें ये रेड नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोकेट और अरेस्ट करने को कहता है इंडिविजुअल्स को। अब इंटरपोल क्या है? एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट करती है पुलिस कोऑपरेशन अक्रॉस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम। इंडिया ने इंटरपोल को 1949 में ज्वाइन किया था, और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एवी स्प्रे 10C। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक चेन्नई बेस्ड डीप टेक ड्रोन कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है अपनी एग्रीकल्चर ड्रोन का नाम, जो है एवी स्प्रे 10C। तो ये कॉम्पैक्ट स्प्रेइंग ड्रोन है जो कि बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू करंट जनरेशन। तो अगर हम देखें तो ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है कॉस्ट को, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को, ड्रोन बेस्ड क्रॉप स्प्रेइंग इन इंडिया के लिए। अब इसके एडवांटेजेस यही हैं कि ये स्मॉल साइज है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट इसको स्कूटर्स पे या बाइसिकल्स पे किया जा सकता है। सिंगल ऑपरेटर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है इसमें, मतलब कोई असिस्टेंट की भी रिक्वायर्ड नहीं है। बैटरी काउंट रिड्यूस्ड है इसका, और लोअर अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट है, और लोअर फ्यूल कंजम्पशन भी है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is balance AI innovation and copyright. This topic is important for your governance and economy section. With the rapid rise of AI and LLMs like ChatGPT, concerns have been raised over the use of copyrighted content for AI training without consent or remuneration. So globally, this has triggered litigation, policy debates, and regulatory uncertainty. Okay, so therefore, a DPIIT-led committee has released a working paper proposing a statutory licensing framework to balance AI innovation with copyright protection in India. So, what is an LLM? It is a type of AI program which can recognize and generate text, among other tasks. These are trained on huge sets of data, hence the name large. They are built on machine learning. An LLM is basically a computer program which has been fed enough examples to be able to recognize and interpret human language or other types of complex data. So, LLMs use a type of machine learning called deep learning in order to understand how characters, words, and sentences function together. LLMs are then further trained via tuning. They are fine tuned or prompt tuned to the particular task that the programmer wants them to do. Okay, so LLMs can perform various language tasks like answering questions, summarizing text, translating between languages, and writing content. Businesses use them to improve their employee productivity. Now LLMs have become multimodal. Basically, they can work beyond just text now. That's why they are being called as foundational models. There are certain quick definitions also, like machine learning. What is it? It's a subset of AI where data is fed into a program so that it can identify features in that data. Then we have deep learning. So it can train itself to recognize patterns without human intervention. Then we have neural networks, so that which are constructed of connected network nodes, which are composed of several layers that pass information between each other. Then we have transformer models, so that they can learn context using a technique called self-attention. So what is the proposal? So all AI developers must pay royalties for using copyrighted works for AI training. There should be no opt-out mechanism for freely available online content. Committee has rejected bilateral licensing deals, like we saw how OpenAI got into contracts with the New York Times, Associated Press. So the reasons are that there will be high transaction costs, unequal bargaining power, and marginalization of small and creators and startups. Voluntary licensing is being seen as as favoring big tech and big publishers only. So there is a proposal that a new umbrella non-profit body called CRSAT must be established under the Copyright Act. So this body would collect royalties from AI companies and then distribute proceeds among copyright holders. So it would consist of senior government officials, legal experts, economic and financial experts, AI experts, AI developers, and CRSAT representatives. So it would fix fair, transparent, predictable rates, review them after every 3 years. Okay, so initially flat rates would be proposed or preferred. AI developers which are already using copyrighted works must also pay past dues. So CRSAT would distribute funds proportionately based on the extent of usage, and of course, heavily used categories like news, music, audiovisual would receive higher shares.
And in any case of litigation, content owner's claim would be presumed valid, and the burden would shift to the AI developers to disprove a misuse or non-payment. So, what are the responses now? Supporters who are supporting the view of the committee, they say that this would ensure non-discriminatory access to training data. It would prevent concentration of royalties among a few big players. It would create a predictable legal environment for AI development. So NASCOM is calling these forced royalties as a tax on innovation. Okay. So creative industry is also saying that government fixed rates are globally unprecedented. So there are certain challenges in this proposed framework also. Like first you have to consult the stakeholders, and royalty rates must be fine tuned to avoid discouraging AI startups, and strong judicial oversight is needs to be there to prevent arbitrariness. Okay. So the next topic is debunking the myth of India's rice dumping in America. This topic is important for your economy section. So US President Donald Trump has recently alleged that India is dumping rice in the US and hurting American farmers. So he wants to fix that issue with tariffs. But trade data is contradicting this claim. The US is a major rice producer, but still exports more rice than it imports. In 2024-25, US production was just about 7.05 million tons, far below India's production. Yet the US still exported 3 million tons while it imported 1.66 million tons. US imported $1.5 billion worth of rice in 2024, mainly from Thailand, while imports from India were much smaller. The data shows that India's rice exports to the US are limited, and the US is far from being flooded with Indian rice. Okay, so India is the world's leading rice exporter. It has exported about $12.95 billion of rice in 2024-25. So India is the top global supplier, controlling about 40% of international rice trade. Strong monsoons, competitive pricing, and removal of export restrictions on non-basmati rice has boosted this sector. India produced 150 million tons of rice last year, accounting to 28% of global output. And India currently supplies to over 172 countries. Experts say that this Trump's move appears aimed to please the US farmers rather than reflecting genuine trade concerns. The US does not import cheap, low value rice from India or Thailand. Instead, it buys premium aromatic varieties like Thai, Hom Mali, Jasmine, Indian Basmati. And US exports more rice than it imports, and its import consists mainly of high value specialty rice. So the claims of India dumping cheap rice in American market is not valid. Okay, so if we look at the US share in Indian exports, the basmati rice is about 4.5% of total Indian exports, and the non-basmati rice is less than 0.4%. So the US takes just about 1 to 2% of India's rice shipments, but Indian rice basically is dominated by West Asia. Okay, so even if Donald Trump tries to impose new tariffs, the effect on India will be small because US is not a major rice market for India. Indian exporters are not dependent on the US, and experts also believe that this if this tariff is imposed, then it would backfire on the US, and that because tariffs would barely affect India because we have strong global markets, but they would raise rice prices for the US households, hurting their own consumers. So the next topic is International Organization for Marine Aids to Navigation. This topic is important for your international relations. Union Minister for Ports has virtually inaugurated the third session of the Council of the International Organization for Marine Aids to Navigation. So this was established in 1957 as a non-governmental organization. It officially changed its status from a non-governmental organization to an intergovernmental organization. Its mandate is to harmonize global maritime navigation systems. It is the key decision making body of the intergovernmental organization responsible for marine aids to navigation. It aims to foster safe, economic, and efficient movement of vessels. It aims to encourage, support, and communicate recent developments. And it also aims to enhance mutual exchange of information with organizations representing users of aids to navigation. Okay, its headquarters is in France.
So the next topic is blue corner notice. This topic is important for international relations. So Interpol has issued a blue corner notice for the missing owners of the Goa's nightclub where a devastating fire took place. So blue corner notice is an international alert issued under Interpol's color coded system which allows member countries to share information and requests for information across borders. It is also known as inquiry notice and uh, it is sent to police forces of member states to obtain a person's criminal record, location, and having his or her identity verified, among others. So, blue corner notices are issued prior to filing of criminal charges. Then we have other types of notices like the red notice, yellow notice, black notice, green notice. So, red notice is the main one which is aimed to locate and arrest individuals wanted for prosecution or to serve a sentence. So, what is Interpol? So it's an international police organization facilitating international police cooperation amongst member states against cross-border terrorism, trafficking, and other crime. And India joined the Interpol in 1949. Its headquarters is in Lyon, France. So the next topic is Avispray 10C. This topic is important for your economy section. So Avionics X drones, which is a Chennai-based deep tech drone company, has recently announced the launch of its agriculture innovation, the Avispray 10C, which is a compact spraying drone, smaller than the current generation. It is designed to significantly reduce the cost, operational complexity, and manpower requirements for drone-based crop spraying in India. So, what are the advantages of it? So, it has small sized form factor for transport on scooters and bicycles. There will be no requirement for bulky transport vehicles. Uh, it has single operator deployment, so there will be no requirement of an assistant. It has reduced battery count, lower upfront costs, capital costs, and lower fuel consumption also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.